हेलो। हाँ जी बेटा। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा और शैली। भाषा, उनके शब्द कैसे हैं, उसके वाक्यों की संरचना किस तरह की है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं या नहीं हैं, ये सब हम भाषा के अंतर्गत करते हैं। और फिर शैली की बात करते हैं। और जो इस पाठ की जो शैली है, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं पर तो विचारात्मक शैली है और कहीं पर विवरणात्मक वर्णनात्मक शैली। तो जो ललित निबंध है इनका, इसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया है और कहीं कहीं पर विवरणात्मक शैली भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से बड़ा ही एक शुद्ध और एक समर्थ साहित्यिक भाषा हमें देखने को मिलती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध देवदारू के अंतर्गत। तो हम जब किसी निबंधकार की भाषा शैली की बात करते हैं बच्चों, तो हम प्राय अपने उस निबंध से जुड़ कर के चलते हैं जो निबंध हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो जब हम द्विवेदी जी की भाषा शैली पर बात करेंगे तो हम देवदारू को ही अपना आधार बनाकर अपनी सारी जो विशेषताएं हैं वो देवदारू निबंध के माध्यम से ही उनकी पुष्टि करेंगे, तभी जाकर के हमारा यह प्रश्न बनेगा। वैसे तो केवल एक ही निबंध नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बहुत सारे निबंधों की रचना की हैं और एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं द्विवेदी जी। लेकिन जब हम उनकी भाषा शैली की बात करेंगे तो बच्चे जो हमने पढ़ा है हम उसी के आधार पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें हमने देखा वही बार बार वही बात, यानी जब भी आप देवदारू निबंध को करें तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देवदारू निबंध से संबंधित एक पैराग्राफ सभी बच्चे तैयार करें। लेखक का नाम, संकलन का नाम, देवदारू में क्या कहना चाहता है लेखक, और 10-5 पंक्तियों के अंतर्गत, 8-10 पंक्तियों के अंतर्गत देवदारू के माध्यम से लेखक ने जो हमें बताने का प्रयास किया है, जो उद्देश्य है उसको भी हम भूमिका के रूप में तैयार करें। तो आप सभी बच्चे 8-10 पंक्तियाँ अपनी इस तरीके से तैयार करें कि चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए, हमें निबंध कला आ जाए, हमें भाषा शैली आ जाए, हमें उद्देश्य आ जाए, हमें सार आ जाए, तो हम लोग उस प्रश्न को किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले हम उस एक पैराग्राफ को जो हमने याद किया है देवदारू के संदर्भ में, हम सबसे पहले उसको लिख दें। और उसका बेटा बहुत प्रभाव पड़ेगा बच्चों। जब भी एग्ज़ामिनर उसको पढ़ेगा तो उसे अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आपने इस निबंध को पढ़ा है। तो जितने भी निबंध हमने किए हैं 4-4, 5-5 पंक्तियाँ, यानी लगभग 10 पंक्तियों के आसपास, जो आपके हाथ की लिखी हुई 10 पंक्तियाँ, इस तरह से आप एक भूमिका हर एक निबंध की आपको तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रश्न के उत्तर को देते समय हम उसको आसानी से लिख सकें। तो यहाँ पर भी जब हम निबंध की बात करते हैं तो हम अपने निबंध की भूमिका को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लेखक की जो भाषा की परिभाषा दे सकते हैं आरंभ में, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा क्या है? भावाभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है भाषा। प्रत्येक साहित्यकार अपने भावों को प्रस्तुत या प्रयुक्त करने के लिए सशक्त भाषा का प्रयोग करता है। द्विवेदी जी संस्कृत के समर्थ विद्वान थे, हिंदी भाषा पर उनका पूरा ध्यान था, उनके पास व्यापक शब्द भंडार, और फिर भी उन्होंने संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान भाषा का ही प्रयोग किया। वे भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं कि उनकी भाषा जटिल और बोझिल
नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बीच बीच में वो रोचकता का गुण भी डालते रहते हैं। यह बात हम पिछली ऑडियो में कर चुके हैं। पांडित्य के साथ डॉक्टर जयनाथ नलिन की परिभाषा है। उन्होंने द्विवेदी जी के संदर्भ में लिखा है कि पांडित्य के साथ सहजता, सरलता, अध्ययन के साथ भोलापन, चिंतन के साथ विचारों की स्पष्टता और बात करने की सफाई, गंभीर विवेचन के साथ शैली की प्रसादात्मकता का सामंजस्य, विचार और भावुकता का सानुपातिक मिश्रण, ये सारी विशेषताएं द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और साहित्य में हमको मिलती है। तो इस तरह से द्विवेदी जी जो हैं वो ललित निबंधकार हैं और वो अध्यापक भी थे। हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त हुए। हमने ये सारी बातें उनका साहित्यिक परिचय करते समय बच्चों पढ़ी थी। तो लेखक के पास एक समृद्ध भाषा भंडार है जिसका प्रयोग वो अपने निबंधों में करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृतनिष्ठ भाषा, जब हम भाषा की बात करते हैं तो आपको संस्कृतनिष्ठ शब्दावली पढ़ने को मिलती है, जहाँ शिव कहते हैं शिव ने जब उल्लास अतिरेक से उद्दाम नर्तन किया था तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उन्हें याद कर लिया। प्रवर्तन, उल्लास अतिरेक, उद्दाम, नर्तन, नृत्य, रस भाव विवर्जित और ना जाने कितने सारे एकाग्री भाव, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं और जिनका प्रयोग उन्होंने बड़ी सरलता के साथ अपने इस निबंध में किया है। उसके बाद बच्चों दूसरा बिंदु में आप देखो, सरल और स्वाभाविक भाषा। आप कहेंगे कि जब तत्सम प्रधान साहित्यिक हिंदी भाषा है तो ये सरल कैसे हो गई? सरल का मतलब भाषा सरल नहीं है लेकिन बोधगम्य है। यानी जब हम उसको पढ़ते हैं और जब हम थोड़ा सा शब्दों के अर्थ हमें निकालने पड़ते हैं तो ये निबंध बोधगम्य हो जाता है, सरल और समझ में आने लायक हो जाता है। तो इस निबंध में तत्सम प्रधान साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया, परंतु आवश्यकता अनुसार लेखक ने तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया अपने निबंध को सरल बनाने के लिए। जहाँ उन्होंने लिखा ना, वह सब देखता रहा, इतना अनर्थ हो गया और अपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा, वह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदारू बन गया। आंखें खोले रहना भी कोई तुक की बात है। महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिनमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है। सार्थकता क्या कि उस पर फूल और फल लगते हैं, लेकिन यहाँ उस पर ना फूल लगे ना फल, और पुष्पा फलवंत तो ये, और देवदारू चूक गया और इसीलिए उसको वनस्पति की मर्यादा से वंचित रहना पड़ा। तो उन्होंने तद्भव शब्दों का भी प्रयोग अपने निबंध में किया है। मैं एक आध किताब में से और बच्चों आपको ये भाषा शैली से संबंधित प्रश्न भेज दूंगी ताकि आपको अन्य उदाहरण भी देखने को मिले। उसके बाद तीसरा है गंभीर चिंतन युक्त भाषा। गंभीर चिंतन ये हम पढ़ चुके हैं और जो उनकी भाषा है वो गंभीर चिंतन से युक्त है, जहाँ पर वो कहते हैं कि यह सब मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है, देवदारू को इससे क्या लेना देना, वह तो जैसा है वैसा बना हुआ, तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काठ, तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो, नाम में क्या धरा है। यानी देवदारू को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे क्या कहकर पुकारते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी भावनाओं के आधार पर ही किसी को नाम देता है। तो गंभीर चिंतन है उनकी भाषा में। और उसके बाद उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग, जैसे मगर, बेतुकी, वकालत, बेलौसी, नीरे, दिल, शर्म, अलबत्ता, बदौलत, मुमकिन, बिल्कुल, बेमतलब, नाहक, बेकार में ही, गुलाम, बहरहाल, इस तरह के बहुत सारे उर्दू फारसी के शब्द हैं और जिनसे एक रोचकता
आ गई हैं उनके साहित्य में, उनके निबंधों में। और ये ऐसे शब्द हैं उर्दू के जिन को हम लगभग जानते हैं, जिनके अर्थों के विषय में हम पहले से परिचित हैं, तो इससे हमें एक अर्थ करने में आसानी होती है। इन शब्दों के अतिरिक्त लेखक ने अनेक स्थलों पर देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है और संस्कृत की पंक्तियों का भी यथावत प्रयोग किया है। 2-3 जगह पर आपने देखा होगा संस्कृत की उक्तियां हैं, तो सभी बच्चे उन संस्कृत की उक्तियों को अवश्य ही याद करें। ये आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देने में काफ़ी मददगार होंगी। उसके बाद है विषय अनुकूल भाषा में परिवर्तन, कि जैसे ही विषय बदलता है उनकी भाषा में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ वो गंभीर चिंतन करते हुए नज़र आते हैं तो उनकी भाषा भी गंभीर हो जाती है, और जहाँ पर उनका विषय थोड़ा सा सरल होता है वहाँ पर वो बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर वो छाया, सज्जा, इन सब की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर आप देखोगे कि उनकी भाषा बड़ी कठिन, क्लिष्ट हो गई है। और जहाँ पर वो पंडित जी और भूत भगाने वाली कथा और गाँव की कहानी उस सब का जिक्र करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल सरल, जैसे फचाफच, इस तरह के शब्दों का भी वो प्रयोग करते हैं कि पंडित जी के मुँह से गायत्री मंत्र फचाफच निकलता है। तो इस तरह से उनके जहाँ थोड़ा सा सरल विषय आता है वहाँ उनकी भाषा सरल हो जाती है, और जहाँ थोड़ा एक गंभीर चिंतन वो करने लगते हैं तो वहाँ पर उनकी भाषा गंभीर हो जाती है। ये इस पॉइंट में आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों 6ठा पॉइंट, भाषा में वक्रता और चमत्कार। वक्रता है उनकी भाषा में, वक्रता होता है जो सीधा चोट करे, यानी जब पाठक उसको पढ़ें तो पाठक का हृदय आनंदित हो जाए और उसको आनंद की प्राप्ति हो। तो लेखक ने अपने निबंधों को गद्य काव्य की तरह से हमें आनंद देने वाला बनाया है। तो वक्रता भी है और भाषाई चमत्कार भी है, दोनों ही चीज़ें उनकी निबंधों में देखने को मिलती है। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि द्विवेदी जी की भाषा व्याख्यात्मक हो जाती है, यानी स्वयं ही कोई बात कहते हैं और स्वयं ही उसकी व्याख्या करने लग जाते हैं। जैसे देवदारू को बहुत सारे नामों से पुकारा, फिर वो आगे वर्णन करते चले जाते हैं उसका, और आगे फिर लास्ट में जा कर के वो लिखते हैं आखिर में कि नाम में क्या रखा है। जो अच्छा सोचता है, अच्छे विचार रखता है, वो अच्छा नाम दे देता है, जो बुरे विचार रखता है वो बुरा नाम दे देता है। तो जिसको बुरा लगता है वो बुरा नाम देता है, जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा नाम देता है। नाम में क्या धरा है, तो नाम में क्या धरा है, इस तरह के शब्द जो हैं वो एक सरलता की ओर ले जाते हैं और एक वक्र प्रभाव, एक तीव्र प्रभाव हम पर छोड़ते हैं। तो उनकी भाषा जो है वो प्रभावशाली है। देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो और क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू द्रुम वेदिका को ही पसंद किया था? कुछ बात होनी चाहिए। कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे, उन्हें कमी किस बात की थी। और यहाँ एक वक्रता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। तो जहाँ प्रश्नात्मक कोई बात की जाती है तो वो हम पर और अधिक प्रभाव डालती है, और इसी को लेखक ने वक्रता और इसी को चमत्कार की बात कही है। उसके बाद है बच्चों शैलीगत विविधता, कि कौन कौन सी शैलियाँ उनके निबंधों में हमें मिलती है। यदि हम केवल देवदारू की ही बात करें तो देवदारू में ही ललित निबंध है, भाषा लालित्य है, विचारात्मक शैली भी है, वर्णनात्मक भी है, विवरणात्मक भी है और व्याख्यात्मक भी है। तो अगर हम एक ही नाम देना चाहें तो हम इसको भावात्मक शैली का नाम दे सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखते हो कि उनकी जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली भी हो जाती है, जहाँ पर वो मानव जाति पर व्यंग्य करते हैं एक स्थान पर, और जहाँ पर वो कहते हैं कि देवदारू अपने स्थान पर अडिग रहा, वहाँ पर भी कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो इस तरह से उनकी जो भाषा है वो औचित्यपूर्ण है, समर्थ है, शुद्ध साहित्यिक
भाषा है। तो इस तरह से बच्चों, जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो अब हम बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अपने पॉइंट्स को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। केवल हम पॉइंट लिखते हैं, ये भाषा ऐसी भाषा वैसी भाषा है, तो बच्चों बात नहीं बनती। तो कुछ एक एग्ज़ाम्पल, कुछ एक उदाहरण आपको याद करने होते हैं। तो हर एक पॉइंट में चाहे आप 2-2 पंक्ति लिखें, आपको अपने निबंध में से उन पंक्तियों को याद करना चाहिए जहाँ पर ऐसी विशेषता नज़र आती है। और जब आप कोट करके उन पंक्तियों को लिख करके अपने प्रश्न का उत्तर देते हो तो आपके प्रश्न में निस्संदेह आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा ये जो एक और आलोचनात्मक प्रश्न था भाषा शैली का, यह भी पूरा होता है। और इसके बाद जो हमारे प्रश्न होंगे वो 4-4 अंकों के आधार पर होंगे, जो कि हमसे प्राय पूछे जाते हैं। बच्चों, आज ही मैं आपको देवदारू निबंध के जो 4-4 अंकों के प्रश्न हैं वो, और साथ ही अति लघु प्रश्न 2-3 किताबों में से 4 अंकों वाले नहीं भेजूंगी आज आपको, अति लघु प्रश्न ही भेजूंगी 2-3 किताबों में से। आप सब उन सभी लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके आधार पर भी अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए एक तो आपका ये वाला भाषा शैली का प्रश्न रहेगा आज के लिए, और दूसरा आपके लिए अति लघु प्रश्न 2-3 किताबों में से मैं PDF बनाकर भेज रही हूँ, वो भी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि आप भाषा शैली का प्रश्न तैयार करें और साथ ही जो लघु प्रश्न हैं हमारे अति लघु प्रश्न, उनको भी तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके जी, ऑल द बेस्ट।